गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं और आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है इसे समझिए। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी एनी मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम known as transpose of the matrix and is denoted by a dash, a के ऊपर डैश लगाइए या a के ऊपर में t लिख करके ऐसे डिनोट करते हैं ट्रांसपोज को। देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे a कोई मैट्रिक्स है तो हम a कोई मैट्रिक्स ले लिए, एक मैट्रिक्स ले लिए a इक्वल टू जिसका एलिमेंट है a b c p q r, a कोई मैट्रिक्स हो गया। अब कहता है कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, है ना, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उस नए मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहा जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना, यानी कि जो रो है उसे कॉलम बना देना है और जो कॉलम है उसे रो बना देना है। देखिए ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया जाएगा और जो सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम बना दिया जाएगा, है ना। तो ये रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बना इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, है ना। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद यह नया मैट्रिक्स बन रहा है। अब इस नए मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे ए, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। और ध्यान दीजिएगा, देखिए ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए डैश से या ए के ऊपर में टी लिख करके। ये ट्रांसपोज हुआ, इसे हम लोग डिनोट करेंगे ए डैश से या ए के ऊपर में टी लिख देंगे। ये होता है ट्रांसपोज। फिर से बात को समझिए, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए कोई मैट्रिक्स हो सकता है, स्क्वायर को कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, है ना। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, यानी कि जो एलिमेंट रो में है उसे कॉलम में ला देना है। यहाँ देखिए फर्स्ट रो का एलिमेंट है, इसे फर्स्ट कॉलम बना दिए, जो सेकंड रो का एलिमेंट है उसे सेकंड कॉलम में रख दिए। तो ऐसा करने से जो नया मैट्रिक्स तैयार होता है उस नए मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स और डिनोट करते हैं ए डैश से या ए के ऊपर में टी लिख करके। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स P इक्वल टू सपोज दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा x y z l m n, यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हम करते क्या है कि इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो जो एलिमेंट फर्स्ट रो में है उसे फर्स्ट कॉलम में रख दिए, सेकंड रो का एलिमेंट सेकंड कॉलम में आ गया, थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम में आ गया। तो ऐसा करने से जो नया मैट्रिक्स बनता है, यानी रो और कॉलम को चेंज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बना, इस नए मैट्रिक्स को कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स P, यानी ये हो गया P का ट्रांसपोज। इसको हम लोग डिनोट करेंगे P डैश से या P के ऊपर में T लिख देंगे। अब देखिए इसमें एक बात समझिएगा, जैसे आप जान लीजिए ये जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। इसमें यदि देखते हैं तो 3 को रो है और 2 को कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2, है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर अल्फा क्रॉस बीटा है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर यदि अल्फा क्रॉस बीटा है तो ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। 2 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो आप सोचिए कि जब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अल्फा क्रॉस बीटा है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा, ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा बीटा क्रॉस अल्फा। ऑर्डर भी इंटरचेंज कर जाता है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अल्फा क्रॉस बीटा तो ट्रांसपोज का ऑर्डर बीटा क्रॉस अल्फा। फिर दूसरी बात समझिए, जैसे आप इस एग्जांपल में देखिएगा, यहाँ पे ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बना इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है ना। शुरू में जो मैट्रिक्स दिया हुआ था इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बन रहा है इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर नहीं बदल रहा है। तो जब भी ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर नहीं बदले इसका मतलब ये है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो कंफर्म है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए, है ना, ऑर्डर ऑफ ए, ये कोई मैट्रिक्स है इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। यानी देखिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर यदि बराबर है तो इसका मतलब कंफर्म है कि जो मैट्रिक्स ए होगा वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना। जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए कंफर्म है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब हम लोग ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखिए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करेंगे तो वापस हमें मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगा। यानी समझिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का जब 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वापस मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगा। आप इस चीज को एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए लिया गया, है ना, x y z अल्फा बीटा गामा, ये मैट्रिक्स ए हुआ। हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब कि रो को कॉलम बना देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, है ना, ये ट्रांसपोज हो गया। अब हम इसे एक बार और ट्रांसपोज करते हैं। ए ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज करते हैं। तो जब फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो आप देखिए कि जब 2 बार ट्रांसपोज किए तो वापस हमें मैट्रिक्स ए ही मिल गया, है ना। ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज किए तो वापस हमें मैट्रिक्स ए ही मिल गया। यानी आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वापस मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कहता है कि ए और बी 2 मैट्रिसेस है ना। ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस। ए और बी 2 मैट्रिसेस है और दोनों का ऑर्डर सेम है ना, ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी 2 मैट्रिसेस है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो देखिए, एक बार हम क्या किए कि ए और बी दोनों को जोड़ लिए, मैट्रिक्स ए और बी दोनों को ऐड कर लिए और उसके बाद ट्रांसपोज निकाले। दूसरी बार हम क्या किए कि पहले दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिए। ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिए, बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिए और उसके बाद ऐड किए। तो हम देखेंगे कि दोनों वैल्यू बराबर हो जा रहा है ना। फिर से बात को समझिएगा। पहली बार हम ये किए कि दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लिए, ए और बी 2 मैट्रिक्स था, दोनों को ऐड कर लिए और ऐड करने के बाद ट्रांसपोज निकाले। और दूसरी बार हम ये किए
कि पहले दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए और उसके बाद इसे ऐड किए, तो हम देखेंगे कि ये दोनों रिजल्ट बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन रहेगा और उसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज को हम दोनों मैट्रिक्स पे अलग अलग दे सकते हैं। ऐसा करने से वैल्यू में अंतर नहीं होता है ना। अब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। माइनस के केस में भी ये प्रॉपर्टी सही होता है ना। ए प्लस बी है, या यदि कहीं पे ए माइनस बी का ट्रांसपोज है तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ऐसा करने से वैल्यू में अंतर नहीं होता है। आपको याद इस तरीके से रखना है कि जब भी दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन रहेगा और उसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज को हम लोग अलग अलग बांट सकते हैं। ऐसा करने से वैल्यू में अंतर नहीं होता है। थर्ड प्रॉपर्टी को समझिए। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है ना, ए कोई मैट्रिक्स है। अब हम इस मैट्रिक्स ए में एक नंबर k मल्टीप्लाई कर दिए। मैट्रिक्स ए में एक नंबर k मल्टीप्लाई कर दिए और इसके बाद ट्रांसपोज निकाले। फिर दूसरी बार हम ये करते हैं कि पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए और उसके बाद k मल्टीप्लाई किए, तो देखें कि दोनों वैल्यू बराबर हो जा रहा है ना। देखिए पहली बार हम ये किए कि मैट्रिक्स ए में k मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाले और दूसरी बार ट्रांसपोज निकाल करके k मल्टीप्लाई किए, तो देखें कि दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है। तो यहां से प्रॉपर्टी ये निकलता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है और उसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो हम इस नंबर को ट्रांसपोज के बाहर लिख सकते हैं, है ना। समझिए, बात को समझिए। ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है और इसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो हम इस नंबर को ट्रांसपोज के बाहर लिख सकते हैं। यानी k को यहां से निकाल के बाहर लिख देंगे तो बन जाएगा a ट्रांसपोज। तो ऐसा करने से वैल्यू में अंतर नहीं होता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है देखिए, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है उसे हम लोग रिवर्सल रूल के नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 को कहते हैं रिवर्सल रूल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका यूज आगे बहुत होता है। रिवर्सल रूल, देखिए बात को समझिए। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। ए और बी दो मैट्रिसेस है, तो मैट्रिक्स ए को बी से गुना किए, है ना। मैट्रिक्स ए को बी से गुना किए और गुना करने के बाद इसका ट्रांसपोज निकाले। ए इंटू बी का ट्रांसपोज, है ना। देखिए पहले हम क्या किए कि मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई किए, जो आया उसका ट्रांसपोज निकाले। और दूसरी बार क्या किए कि बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकाले, फिर ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाले और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम देखें कि ये दोनों वैल्यू बराबर आ जा रहा है ना। ध्यान से सुनिए। पहली बार हम ए को बी से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद ट्रांसपोज निकाले, और दूसरी बार बी ट्रांसपोज निकाले, ए ट्रांसपोज निकाले और दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो देखें कि दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है। यानी प्रॉपर्टी को समझिएगा कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में रहे और उसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो जब ट्रांसपोज को अलग अलग देंगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर बदल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी जो मैट्रिक्स बाद में है वो पहले आ जाएगा और जो पहले है वो बाद में आ जाएगा। रिवर्सल रूल, है ना। रिवर्सल यानी कि ऑर्डर जो है वो
साइन रहेगा तब, है ना। जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स भी हो सकता है, A इंटू बी इंटू सी इसका ट्रांसपोज है। तो जब हम ट्रांसपोज को अलग अलग करेंगे तो ऑर्डर बदल जाएगा, ध्यान दीजिए। जो है ना, यहाँ लास्ट में मैट्रिक्स सी है, सी ट्रांसपोज, फिर हो जाएगा बी ट्रांसपोज, फिर हो जाएगा ए ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी को हम लोग रिवर्सल रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग मैट्रिक्स में कुछ और स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि ट्रांसपोज पे बेस्ड है। तो देखिए 3 तरह के मैट्रिक्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और तीसरा होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए डेफिनेशन को समझिएगा एक एक करके। जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए को कहा जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, है ना। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि जब ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के ही बराबर आ जाएगा तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के ही बराबर आ जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज किए और वापस मैट्रिक्स ए ही आ गया, यानी ट्रांसपोज करने पे मैट्रिक्स चेंज नहीं हो रहा है ना। ए का ट्रांसपोज किए और वापस यही आ गया, इसका मतलब यह है कि ट्रांसपोज करने पे मैट्रिक्स बदल नहीं रहा है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल से समझिएगा, जैसे है ना मैट्रिक्स ए लिया गया, है ना, 1 2 3। देखिए मैट्रिक्स ए लिखते हैं, ए बी सी एफ जी एच और एफ जी एच, यह एक मैट्रिक्स है ना। यह मैट्रिक्स ए है। अब हम इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जब आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालिए। हम आपको बताए हैं कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो है उसे कॉलम बना देना। तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा ए एच जी। सेकंड रो का एलिमेंट एच बी एफ, तो ये सेकंड कॉलम में आ जाएगा एच बी एफ। थर्ड रो का एलिमेंट जी एच सी, ये थर्ड कॉलम में आ जाएगा जी एफ सी। तो आप देखिए कि जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए तो हमें ये मैट्रिक्स मिला। तो हम देख क्या रहे हैं कि ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला वो गिवन मैट्रिक्स के ही बराबर है, यानी कि ट्रांसपोज किए तो हमें कुछ चेंजिंग नहीं दिखा, है ना। ए ट्रांसपोज करने पे जो मैट्रिक्स आ रहा है वो पहले वाले मैट्रिक्स के ही बराबर है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के ही बराबर है। तो जब ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ जो मैट्रिक्स ए है इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जब हम इसका ट्रांसपोज निकाले ए ट्रांसपोज तो वापस मैट्रिक्स ए ही मिल गया, यानी जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए तो ट्रांसपोज करने पे जो नया मैट्रिक्स मिल रहा है वो पहले वाले मैट्रिक्स के ही बराबर है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब दूसरा समझिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, है ना। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यानी ए ट्रांसपोज का वैल्यू जब माइनस ए के बराबर होगा तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं।
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए और ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है वो गिवन मैट्रिक्स का निगेटिव है, तो उसे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। आप डेफिनेशन को समझिएगा। जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए, तो ट्रांसपोज करने के बाद हमें मैट्रिक्स ए का निगेटिव मिल रहा है, यानी मैट्रिक्स ए का निगेटिव मिल रहा है, तो मैट्रिक्स ए को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए आता है तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल से समझिए, जैसे मैट्रिक्स ए है 0 0 0 0 ए, या सर के 2, यहाँ -2 -3 3 5 -5, है ना। ये एक मैट्रिक्स है। अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज। तो जब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब कि रो को कॉलम बना देना है। तो ये जो फर्स्ट रो है इसे हम फर्स्ट कॉलम बना दिए, जो सेकंड रो है इसे सेकंड कॉलम बना दिए, जो थर्ड रो है इसे थर्ड कॉलम बना दिए, है ना। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब हम करते क्या है कि इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन करते हैं, माइनस को कॉमन करते हैं। क्यों कॉमन करते हैं? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस के, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं जब A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस के। तो ये A ट्रांसपोज का वैल्यू आया है ना। अब हम इसमें से माइनस को कॉमन लेने जा रहे हैं, इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए। तो माइनस कॉमन लेने के बाद 0 में से माइनस कॉमन लेंगे 0 ही रहेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 बन जाएगा, 3 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये -3 हो जाएगा, 2 में से माइनस कॉमन लेंगे तो -2 हो जाएगा, 0 में से माइनस कॉमन लेंगे 0 ही रहेगा, -5 में से माइनस कॉमन कर लिए तो 5 हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन करिए तो -3 हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो -5 हो जाएगा और ये तो 0 ही रहेगा। तो आप देखिए कि माइनस कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स आया ये मैट्रिक्स ए के ही बराबर है, ये दोनों मैट्रिक्स अब बराबर आ गया। यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद जब माइनस कॉमन लेते हैं तब जाकर के हमें पहले वाला मैट्रिक्स मिलता है ना। देखिए जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसके हम ट्रांसपोज किए और ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन लिए, तब जाकर हमें पहले वाला मैट्रिक्स मिला, है ना। यानी अब जब A ट्रांसपोज -A के बराबर हो गया तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। जब A ट्रांसपोज -A के बराबर हो जाएगा तो जो मैट्रिक्स A है इसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए तीसरे टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन होता है कि A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल्स टू I होना चाहिए, और ये I का मतलब क्या होता है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, है ना। I को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो A ट्रांसपोज में A गुना करने पे यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो उसे हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको और अच्छी तरह से लिख लीजिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब A ट्रांसपोज में A गुना करिए, चाहे A में A ट्रांसपोज गुना करिए, आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम लोग मैट्रिक्स A को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल से समझिएगा, जैसे मैट्रिक्स A लेते हैं, है ना। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा एंड cos थीटा, यह एक मैट्रिक्स हो गया। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं,
ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम बना देना है, जो सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम बना देना है। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज का वैल्यू। अब हम ए ट्रांसपोज में ए मल्टीप्लाई करते हैं, ए ट्रांसपोज में ए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए ट्रांसपोज आप देख रहे हैं cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, ये हो गया ए ट्रांसपोज। इसमें ए मल्टीप्लाई करिए तो मैट्रिक्स ए यहां पे दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए है cos थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, ये ए ट्रांसपोज और ये हो गया ए। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ध्यान दीजिए फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, तो cos के साथ गुना होगा cos स्क्वायर बन जाएगा, प्लस sin के साथ गुना होगा sin स्क्वायर हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा, cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा। फिर देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा, तो प्लस में हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन करिए तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, अब प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा, हाँ तो प्लस में हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। फिर देखिए माइनस sin सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो माइनस sin इंटू माइनस sin, तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे है ना, इसे हम मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए ट्रांसपोज में ए मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल रहा है। अब इसमें देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, माइनस cos sin और प्लस में cos sin दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे sin cos माइनस में है, यहाँ पे sin cos प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद 0 बचेगा। सेम चीज यहाँ पे भी है, माइनस में sin cos अब प्लस में sin cos कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा, है ना। और आप जानते होंगे कि इस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो A ट्रांसपोज में A गुना किए और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो जब A ट्रांसपोज में A गुना करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स A दिया हुआ था, ये है A ट्रांसपोज। हम इन दोनों मैट्रिक्स को गुना किए, गुना करने के बाद जब सिंपलीफाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है ना। तो जब भी A ट्रांसपोज में A गुना करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ जो आप मैट्रिक्स A देख रहे हैं ये आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अब हम लोग ट्रांसपोज पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है और कहता है कि A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू I है। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू I, A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू I, है ना। तो मैट्रिक्स A का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, ये हो गया मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए तो जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ये जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा,
है ना, A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 और बाकी एलिमेंट 0। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा हो जाएगा 2 cos अल्फा, माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखो दो मैट्रिक्स जब भी बराबर होता है तो हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर देते हैं, यानी 2 cos अल्फा इक्वल टू होगा 1, 2 cos अल्फा इक्वल टू होगा 1, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2, cos अल्फा 1/2, इसका मतलब अल्फा 60 डिग्री लिखेंगे, या इसे हम रेडियन में π/3 लिखेंगे। तो देखिए π/3 ऑप्शन बी करेक्ट है। ट्रांसपोज पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना।